अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। पाकिस्तान में जो गुज़श्ता रोज़ गुज़रा है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट था। एक तो ये है कि कन्फ़र्म हो गया कि इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे और उसमें हमने देखा कि चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब के जो रिमार्क्स आए हैं, वो भी बड़े इम्पोर्टेंट हैं, इनके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। लेकिन उससे भी ज़्यादा एक बड़ी दिल दहला देने वाली ख़बर जो कल हमने पढ़ी थी, वो ये थी कि ग्वादर में एक हमला हुआ सिक्योरिटी फ़ोर्सेस पे, जिसमें 14 जो अफ़राद हैं, वो हमारे शहीद हुए हैं। तो ये बहुत बड़ा अटैक है और इसकी क्या सिग्निफिकेंस होगी, ये आइंदा चंद दिनों में पता चलेगा, क्योंकि ये सिलसिला जो है ये रुक नहीं रहा। ये मुख्तलिफ जगहों पे और भी हुए हैं मामलात इस तरह के। तो ये बहुत ही नेगेटिव ट्रेंड है जो हम देख रहे हैं। साथ-साथ हम देख रहे हैं कि पंजाब की जो गवर्नमेंट है, उसके जो वज़ीर आला साहब हैं आजकल, जो कि नाजायज़ हैं और काबिज़ हैं, मोहसिन नकवी साहब, उनके बारे में एक तस्वीर आपने देखी होगी कि वो कब्रिस्तान में गए हैं तो उसको रेड कार्पेट वहाँ पे बिछा दिया गया है कब्रिस्तान के अंदर। अब ज़रा अंदाज़ा लगाएँ। ये इनके प्रोटोकॉल कॉन्शसनेस की और सिकनेस की हालत है। इसका भी थोड़ा देखेंगे कि क्या सूरत-हाल हो रही है, और साथ-साथ जो चीफ जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब ने जो रिमार्क्स दिए हैं कि जी आपने इलेक्शन के बारे में कोई बात नहीं करनी मीडिया के ऊपर, और इस तरह की कदमें लगा दी हैं, और अगर आपने बात करनी भी हो तो जाके अपनी बीवी से कर लें। तो जिनकी बीवियाँ नहीं हैं वो क्या करें, या जिनकी इस तरह के मसाइल हैं, वो जो यूथ है वो क्या करेगी? तो ये अजीब-सी उन्होंने रिमार्क्स दिए हैं वहाँ पे, और ये मैं समझता हूँ इंतहाई गलत बात है। और इसी की देखें कि इसी की कंटिन्यूएशन भी हम देखें, जो हमारे पाकिस्तानी मीडिया है, उसके ऊपर क्रैकडाउन फिर शुरू हो गया है। चौधरी गुलाम हुसैन साहब जो हैं उनको फारिग कर दिया गया है एआरवाई से। बाकी लोग जो हैं, पहले ही 8-10 लोग के जो मेरा ख़्याल है कि वो एंकर्स फारिग हो चुके हुए हैं। तो ये अजीब-सा जो एक माहौल है वो क्रिएट हो रहा है। काज़ी साहब को पता नहीं प्रेज़िडेंट साहब के साथ भी एक ग्रज है। हमने अज़हर सिद्दीक़ साहब के हवाले से भी देखा कि उनके रिमार्क्स जो आए थे वो भी अजीब तरह के थे। तो ये पता नहीं क्यों वो इस तरह की चीज़ें बात कर रहे हैं। हालाँकि प्रेज़िडेंट के बारे में जो उन्होंने रिमार्क्स दिए हैं कि जी उन्होंने उन्होंने असेंबली जो डिसॉल्व की वो नहीं करनी चाहिए थी। हालाँकि कॉन्स्टिट्यूशन अगर उन्होंने पढ़ा हुआ है, जो कि मुझे मुझे यकीन है कि पढ़ा हुआ होगा, तो उनको पता होना चाहिए कि ये बाउंड थे प्रेज़िडेंट के वो डिसॉल्व करते। तो इसके साथ-साथ एक और डेवलपमेंट ये हुई है कि असद कैसर साहब को किडनैप कर लिया गया है। वो क्यों किया गया है, और इसका भी ज़रा तज़िया करेंगे। और एक और चीज़ जो मैं इस पे एप्रिशिएट करूँगा केयरटेकर गवर्नमेंट को, वो ये है कि यौम इकबाल की जो छुट्टी है 9 नवंबर को, वो उन्होंने ऐलान किया है, जो कि मैं समझता हूँ कि जो पहले से एक ज़माने में माहौल बना हुआ था दुश्मनाने इकबाल का, वो उनको थोड़ा-सा धचका पहुँचा होगा, और ये एक पॉज़िटिव स्टेप है। इन तमाम उमूर का जायज़ा लेंगे, और हमें जॉइन कर रहे हैं लाहौर से सीनियर सहाफ़ी भाई जनाब सलमान आबिद साहब। सलमान भाई, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम इसरार भाई। बहुत-बहुत शुक्रिया सलमान भाई। एक तो स्मॉग है, मुझे पता है वहाँ पे लाहौर में जो इस वक़्त सूरत-हाल चल रही है। इसी तरह के एक पॉलिटिकल स्मॉग जो है वो हम देख रहे हैं। ये जो काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब का जो मामला हुआ है, जिस तरीके से उन्होंने रिमार्क्स दिए और जो फ़ैसला लिखा है, और जिसमें उन्होंने प्रेज़िडेंट को डायरेक्टली जो है वो टेक ऑन किया है और उनके ऊपर ज़िम्मेदारी डाली है, और जो अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किए हैं, इसके ऊपर आपका क्या रिएक्शन है जी? लेकिन जी पहली बात तो ये है कि खुदा का शुक्र अदा करें कि एक तारीख सामने आई है और ये हुँ, तारीख पाकिस्तान की सियासी तारीख में एक मुअम्मा बन चुकी थी और हुँ, लग ये रहा था कि शायद इलेक्शन पाकिस्तान की रियासत की, पाकिस्तान की निगरान हुकूमत की और इलेक्शन कमीशन की तरजीहात नहीं है। यही वजह है कि इलेक्शन के बारे में एक मुकम्मल इबाहम की कैफियत थी कि ये इलेक्शन हो सकेंगे या नहीं हो सकेंगे। दूसरी बात ये थी कि इस इलेक्शन की तारीख देने के ऊपर भी एक तनाज़ा सामने आ चुका था सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमीशन के दरमियान। सदर मुमलिकत अपना इख्तियार इस्तेमाल करना चाहते थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन के बकौल ये इख्तियार अब सदर का नहीं रहा और इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम हुई है उसके तहत ये इख्तियार सिर्फ इलेक्शन कमीशन के पास है और इलेक्शन कमीशन तारीख देने से गुरेज कर रहा था। अब ये मामला था सुप्रीम कोर्ट के अंदर। हुँ, सुप्रीम कोर्ट में बुनियादी तौर पर एक मसला तो ये तय होना था कि ये जो इलेक्शन कमीशन का मौकफ है और सदर का जो मौकफ है, इसमें किसका मौकफ दुरुस्त है। अब अगरचे उसकी तशरीह हुई है कि ये सदर मुमलिकत का इख्तियार था, लेकिन सर ये जो पाकिस्तान में एक आइन की पामाली हुई है और आइन पामाल हुआ जो 90 दिन में इंतखाबात नहीं हुए, हुँ, उसके हवाले से किसी को फिक्स नहीं किया गया। किसी हाँ, को नहीं बताया गया कि इसका जिम्मेदार कौन है। इलेक्शन जी। कमीशन ने किस हैसियत से सदर मुमलिकत का खत का जवाब देने और उनसे मुलाकात करने से इनकार किया और कहा कि जनाब ये हमारा स्वाबदीदी इख्तियार है, अब सदर मुमलिकत का कोई किरदार नहीं है। फिर सदर मुमलिकत ने तारीख ना देकर खुद जो आइन की खिलाफ वर्जी की, वो भी हमारे रिकॉर्ड का हिस्सा है।
फिर इसी तरीके से जो पीडीएम की जमातें या शहबाज शरीफ हुकूमत की जमातों ने जाते हुए इंतखाबात में ताखिरी हरबे इख्तियार किए, वो भी हमारे सामने है। फिर आपको याद होगा कि उस वक्त की हुकूमत के फाइनेंस डिवीजन ने पंजाब के इंतखाबात ना कराने का ऐलान करने के लिए कहा कि हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास अदालती अमला नहीं है। ये सारी चीजें रिकॉर्ड का पस मंजर है ना जी। अब हुआ यह है कि हमारी अदालतें जिनको आइन की तशरीह करनी थी वो चल पड़ी है सहूलतकारी की तरफ, वो चल पड़ी है फैसिलिटेशन की तरफ, वो चल पड़ी है फरीकैन के दरमियान कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद के ऊपर मफाहमत कराने के लिए कि ये 11 तारीख होगी, 8 तारीख होगी, 9 तारीख होगी, 10 तारीख होगी, अच्छा जो तय होता है वो लेके आ जाए आप हमारे पास। अगरचे इंतखाबात की तारीख आ गई, अच्छी बात है, लेकिन मसला यह है कि जिस अंदाज से आई है उसमें किसी को फिक्स नहीं किया गया कि इसका जिम्मेदार कौन है जिसने ये आइन को पामाल किया है। एक बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि आप ये कहते हैं कि सदर मुमलिकत ने तारीख ना देकर आइन की खिलाफ वर्जी की है, मान लेते हैं। ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, जो इन्होंने आइन की खिलाफ वर्जी की है, उस पर कोई कमेंट नहीं है, उसके ऊपर कोई कहानी कहा गया कि भाई ये क्यों हुआ है। और बाकी जितने भी फैक्टर्स हैं जिन्होंने इंतखाबात को में ताखीर की तरमिनवा के बकौल, सारे फरीकैन शामिल थे ना। ये सिर्फ सदर मुमलिकत के खिलाफ गुस्सा क्यों निकल रहा है? अच्छा, फिर चले सदर मुमलिकत के बारे में कहा गया पहले जो उन्होंने असेंबली तोड़ी वो भी गैर आईनी थी। अब भी कहा गया कि उन्होंने इंतखाबात की ना तारीख देकर गैर आईनी काम किया, तो फिर इस गैर आईनी की कोई सजा होनी चाहिए ना सर। ये तो आपने किसी को फिक्स ही नहीं कर रही। हमारी अदालतें चीजों में जिन लोगों ने आइन के साथ कानून के साथ पामाली की है उनको फिक्स करने की बजाय आगे बढ़ने का रास्ता निकालती हैं, नजरिया जरूरत के तहत मट्टी पाओ। अब ये फैसला आ गया है, चले जी मान लेते हैं फैसला आ गया है। अब आपने साथ 2-3 और बड़े दिलचस्प काम कर दिए। एक ये कहा कि इलेक्शन के अंदर इबाम पैदा ना करे मीडिया के लोगों से। अच्छा, ये इबाम मीडिया ने नहीं पैदा किया, ये आपकी निगरान हुकूमत ने पैदा किया। ये उस वक्त की जो शहबाज शरीफ हुकूमत थी वो पैदा कर रही थी, इलेक्शन कमीशन पैदा कर रहा था, आपकी सूबाई निगरान हुकूमतें पेश कर रही थी, उस पर आपको कोई दर्द नहीं है, कोई रंज नहीं है। और अभी भी इलेक्शन के बारे में आज भी जब 8 फरवरी की डेट आ गई है, अभी मैंने बहुत से लोगों से पूछा कल कि यार अब आपको लगता है कि कोई इलेक्शन में कोई डाउट है? उन्होंने कहा कि ये IMF को राजी करने के लिए डेट सामने आई है। अभी अगरचे इंतखाबात के बारे में इबाम नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में हर चीज का इबाम हर लम्हे में और हर वक्त मौजूद रहता है। इसलिए ये डिबेट तो रहेगी, मीडिया सवाल तो उठाएगा ना जी। अभी तो मीडिया ने एक सवाल ये उठाना है कि जनाब ये इंतखाबात की तारीख का आना एक तरफ, इंतखाबात की शफाफियत को कौन इंश्योर करेगा, इंतखाबात की मुनसिफाना होने की कौन तस्दीक करेगा, उस पर भी लोग सवाल उठाएंगे। क्या उस पर भी हमें सवाल नहीं करना चाहिए? नहीं, वो चीफ जस्टिस साहब इंश्योर करेंगे ना इंशाल्लाह। नहीं, अगर करेंगे तो चले, मेरा मतलब है फिर बात तो चीफ जस्टिस के पास जाएगी ना। जो काम सियासी फोरम पे होने चाहिए वो सियासी फोरम पे नहीं हो रहे और बात हर चीज उठा के अदालतों की तरफ जाती है, अदालतों की तरफ जाएगी। अब आप देखिए ना, कल आपने इलेक्शन की डेट अनाउंस की, रात आपने असद कैसर को गिरफ्तार कर लिया, फिर आपने वहां पे एक फयाज भट्टी इनके एमपी के कैंडिडेट है, किडनैप किया। फिर आपने फयाज भट्टी साहब है उनको तहरीके इंसाफ से इस्तेकाम पाकिस्तान में शमूलियत तैयार करवाई। अच्छा, ये सब लोगों को अब 9 मई के वाकये की मुजम्मत अब याद आ रही है, उससे पहले ये खामोश थे। तो मेरा मतलब है कि अभी तो बहुत ज्यादा इलेक्शन की इंजीनियरिंग के बारे में सवालात जो हैं वो उठेंगे, और ये जो इंतखाबात से पहले मुतनाज़ा बन रहे हैं उसके बारे में किस तरीके से होना चाहिए। यानी अब इलेक्शन का जब डेट अनाउंस होगी है तो ये गिरफ्तारियां बंद होनी चाहिए, सियासी कारकुन जो है जिन पे कोई बड़े संगीन मुकदमात नहीं है उनको रिहा करना चाहिए, PTI को सियासी सरगर्मियों की इजाजत होनी चाहिए। अब ये सब चीजें होंगी, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होंगी, लेकिन टाइम लगेगा और हम देखेंगे कि किस अगले इस महीने के अंदर, नवंबर के महीने में ये सारी चीजें कैसे ट्रांसलेट होती हैं। अलबत्ता एक अच्छी चीज ये हुई है कि मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है निगरान हुकूमत से, मुझे तो कोई बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है इलेक्शन कमीशन से, लेकिन ये जितने हजरात PTI समेत लेवल प्लेइंग फील्ड की शिकायत कर रहे हैं, इनके पास एक ऑप्शन होगा, ये जाके अदालतों का दरवाजा खटखटाएंगे और कहेंगे कि जनाब आपने कहा था कि ये पत्थर की लकीर है, तो ये जो पत्थर की लकीर है इसको थोड़ा सा शफाफ भी बना दे।
इस पत्थर की लकीर के अंदर थोड़ी ट्रांसपेरेंसी भी पैदा कर दें, इसके अंदर लेवल प्लेइंग फील्ड भी डाल दें, इसमें सियासी इंजीनियरिंग का रास्ता भी बंद करें। ये हमारे खिलाफ एक पूरा का पूरा महाज बना दिया है। तो मेरा ख्याल है कि इसमें अब अदालतों का रोल बढ़ेगा, कम नहीं होगा। मैं आपको बताऊं, कम नहीं होगा। लोग इसमें एक अदालतों चीज से जो ज्यादा तवज्जो करेंगे। जी, इसमें एक चीज जो आपने शुरू में फरमाई थी, वो मान लो ये है कि आपने कहा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं की उन्होंने। दूसरी चीज जो हम देख रहे हैं वो ये है कि यूं लग रहा है कि जैसे काजी साहब को कुछ पर्सनल ग्रजेस हैं प्रेसिडेंट के साथ, इमरान के साथ, दूसरे लोगों के साथ, और उनका वो सिर्फ ये नहीं कि उनको छुपा नहीं पा रहे हैं, उनको बताना भी पड़ रहा है, पता नहीं उनको क्या मसला है। लेकिन ये है कि जो भी बात है वो आप फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट के बारे में उन्होंने लिखा जी कि उन्होंने गैर आनी तौर पे डिसॉल्व की थी असेंबली। अब जब एडवाइस जाती है उसके पास, प्रेसिडेंट के पास, तो वो बाउंड होता है कि वो उसको एक्सेप्ट करेगा 48 आवर्स में, अगर नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो क्या इनको खुद नहीं पता कि ऐसा ऐसा वो करने पे मजबूर थे आईनी तौर पर? देखिए बात यह है, अब वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उन्हें अपने कद से जरा बड़े होकर ना बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तौर पर चीजों को देखना चाहिए। कभी वो चले जाते हैं ताहिरुल कादरी के पास, हाँ, कभी वो चले हालांकि जाते उसका हैं ताल्लुक इमरान ही नहीं खान था। के पास, अच्छा कभी वो चले जाते हैं सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के पास, कभी वो चले जाते हैं अयूब खान के पास, और कभी चले जाते हैं जनरल ज़ियाउल-हक के पास, और कभी चले जाते हैं वो और पीछे पीछे की तरफ। मसला यह है कि जिस केस के अंदर आप केस की पैरवी कर रहे हैं, अगर अपने आप को उस केस तक महदूद करें तो बात आगे चलेगी। अब ये हो क्यों रहा है? ये जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब को दाद दें जो हमने जुडिशियल एक्टिविज्म शुरू किया हुआ है, एक सुर्खियां लगाने का, बड़े बड़े कैप्शन लगाने का, मीडिया के अंदर अपनी बड़ी प्रोजेक्शन करने का, ये सारे रिफ्लेक्शंस आती है ना जी, कि हम वो बातें करें जिसमें जरा पॉपुलर स्टांस हो। उसका लीगल बैकग्राउंड क्या है क्या नहीं है वो छोड़े, एक पॉपुलर स्टांस ले लें। मसलन बहुत से लोग पाकिस्तान में जनरल मुशर्रफ की के कहते हैं कि जी जनरल मुशर्रफ का एहतसाब होना चाहिए था, और इनमें से बेशतर वो लोग हैं जो जनरल मुशर्रफ के बेनिफिशियरी हैं। उसमें मीडिया के लोग भी शामिल हैं, उसमें पॉलिटिकल पार्टीज के लोग भी शामिल हैं, और उसमें जुडिशरी के लोग भी शामिल हैं। तो मेरा मतलब है कि जरा अब ये एक्टिविज्म जो है ये मीनिंगफुल हो, और जो मिसाल के तौर पे इस वक्त खवातीन जेलों में हैं, मर्द हजरात जेलों में हैं, एक एक मुकदमे में नहीं 150-150 मुकदमे डाल दिए गए। खदीजा शाह कल जो है वो रिहा, फिर उसके ऊपर एक नया मुकदमा डाल दिया गया है। जरा और चीफ आईजी ने जस्टिस जाके कह साहब, दिया, हाँ जी, आईजी ने तो साफ कह दिया कि जी हम कुछ नहीं कर सकते। मैं कह रहा हूं इसके ऊपर भी चीफ जस्टिस साहब जरा नोटिस ले लेना और कहें कि जनाब अब इलेक्शन की ट्रांसपेरेंसी के लिए ये खेल बंद होना चाहिए, और लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, और सबके लिए एक यकसा मौके निकालें। अगर आप वाकई कस्टोडियन ऑफ द लॉ है और कॉन्स्टिट्यूशन है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में कल उन्होंने एक बात की है, एक अच्छा फैसला हुक्मनामे में आया है कि निगरान हुकूमतें और इलेक्शन कमीशन की ये प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इनेबलिंग इन्वायरमेंट पैदा करें, क्योंकि इनेबलिंग इन्वायरमेंट पैदा करना हर शहरी का बुनियादी हक है। यह बड़ा अच्छा फैसला है चीफ जस्टिस का, ये नोट जो है। अब इसको इंश्योर किसने करना है सर? इसको इंश्योर करना है निगरान हुकूमत ने और इलेक्शन कमीशन ने। लेकिन अगर वो नहीं करते तो ये हुक्म अदूली होगी ना सुप्रीम कोर्ट की। तो सुप्रीम कोर्ट को उसके ऊपर भी मट्टी पाव वाली पॉलिसी की बजाय उस पर नोटिस लेना चाहिए ना कि कैसे ये सारी चीजें हो रही हैं। अभी असद कैसर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें और तरीके इंसाफ से अलहदगी का ऐलान कर दें तो सारे मसले हल हो जाएंगे। तो मेरा मतलब ये है कि अगर आप वाकई अब इलेक्शन में जा रहे हैं तो इलेक्शन को महज इलेक्शन ना बनाएं, इलेक्शन को महज एक पपेट के तौर पे कॉस्मेटिक्स तरीके से ना लें। और ये जो खबरें आ रही हैं जी तय हो चुका है, फला होगा, फला होगा, फला को हुकूमत मिलेगी, फला वजीर आजम होगा, फला सूबा किसी को मिलेगा, ये सब चीजें तय हो गई हैं। यानी हमारे सिक्का बंद दानिशवर हजरात ये लिख रहे हैं कि ये चीजें इलेक्शन से पहले तय हो गई हैं। तो मैं आपके प्रोग्राम में कहता था ना, पहले इलेक्शन अरेंजमेंट तय होता है फिर इलेक्शन होता है। ये तो सारी आप रिफ्लेक्शन वही दे रहे हैं कि इलेक्शन अरेंजमेंट तय हो गया है। और कुछ लोग ये कहते हैं कि जो 8 फरवरी का ये जो 8 फरवरी की डेट आई है इसमें भी एक इलेक्शन अरेंजमेंट तय हुआ है जो आपको अगले 1 महीने में नजर आएगा, और एक बकायदा जिसे कहते हैं कि जिसके तहत ये सारी चीजें निकलेंगी। और मैं बड़ा ऑप्टिमिस्ट हूं कि आप पीटीआई के बारे में देखिए ना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने एक अच्छी बात कह दी और ये इबाहम खत्म कर दिया कि जनाब उनका बल्ला भी होगा और उनकी पार्टी भी होगी और वो इलेक्शन लड़ेंगे। और इमरान खान के बारे में 2-3 तारीफी कलमात भी कह दिए। फिर साथ साथ देखें आप, जो चीफ जस्टिस ने कहा कि इनेबलिंग इन्वायरमेंट को पैदा कर दें, और ये भी कह दिया कि हम इस पूरे सिस्टम को मॉनिटर करेंगे
हम इससे आगे आपको किसी जगह पर इसकी वायलेट नहीं करने देंगे। तो कुछ चीजें अच्छी हो गई हैं जो स्पेस को क्रिएट करेगा। अब कल की खबर यह है कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं, जिनकी तबीयत जरा खराब हुई थी, फिर उनको अस्पताल लाया गया, फिर वहां हुआ, अब उनके साथ भी एक बैकडोर चैनल के साथ एक निगोशिएशन स्टार्ट हो गई है, क्योंकि आपको इलेक्शन को मीनिंगफुल बनाना है, इलेक्शन को क्रेडिबल बनाना है। अच्छा, अब ये फ्रस्ट्रेशन पैदा कर रहा है, यानी पीएमएल-एन जो है वो तो चाहती थी इलेक्शन उनकी शराइत के ऊपर हो, लेकिन अभी इस वक्त जो सूरत हाल बन रही है वो उनकी शराइत से ज्यादा जो हालात वाकयात बन गए हैं, अब वो चीजों को भी एड्रेस करना पड़ रहा है। पीपल्स पार्टी एक और तरीके से चीजों को एड्रेस कर रही है, पीएमएल-एन एक और चीजों से एड्रेस कर रही है। कल तो माशाल्लाह इसहाक डार साहब ने भी कह दिया कि हमें भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। अब उनकी लेवल प्लेइंग फील्ड बड़ी वाज़ेह है। उनकी लेवल प्लेइंग फील्ड ये है कि नवाज शरीफ साहब के लिए लाल कारपेट बिछाया जाए और ईवान वजीर आजम तक पहुंचाया जाए, और उनकी बेटी को चीफ मिनिस्टर पंजाब बनाया जाए, उसके लिए लाल कारपेट बिछाया जाए। उनकी लेवल प्लेइंग फील्ड ये है कि इमरान खान के साथ निगोशिएशन क्यों हो रहे हैं, इमरान खान को रास्ता देने की बातें क्यों की जा रही हैं। देखिए, आपको याद होगा वो कर्नल हाशिम डोगर साहब हैं जो पीटीआई के साबिक सूबाई वजीर थे, और फैसल वाडा साहब थे, और बहुत से लोग थे। ये टीवी पे आके कहते थे कि बल्ले का निशान नहीं होगा बैलेट के ऊपर, ये कहते थे कि पीटीआई जो है उसके ऊपर पाबंदी लग जाएगी। अब चीजें उलट हो रही है ना, तो इनके वो कंसर्न कहां गए जिनको आपने सब लोगों को ये कह के शामिल किया गया कि जनाब पीटीआई का कोई रास्ता नहीं है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, और ना वो इलेक्शन लड़ेंगे। अब तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कह दिया ना कि बल्ला होगा, और यही मैं आपको कहता था कि भाई अगर आप बल्ले का निशान नहीं होगा, पीटीआई का पार्टी नहीं होगी, वो इंतखाबी मुहिम नहीं चलाएंगे, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे आजादाना बुनियादों पे, तो कौन मानेगा इस इलेक्शन को सर। तो मुझे अब लगता ये है किसाना साहब, ये जो अगला पूरा महीना है ना, नवंबर का जो महीना है, और ये सारा डिटरमिन करेगा कि ये इलेक्शन जो है आगे बढ़ेगा ये इलेक्शन से पहले मुतनाज़ा शक्ल इख्तियार करके एक नया बुरहान पैदा करेगा। ये डिपेंड, और ये गेम चली गई है अब सीधी की सीधी जो है ना, इनकी कोर्ट में निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन, और साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट की कोर्ट में भी गई है। इस्टेब्लिशमेंट की कोर्ट में इसलिए गई है, इस्टेब्लिशमेंट पे भी एक भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि ये जो इल्जामात उनके ऊपर लग रहे हैं, और जो लोग इनके ऊपर इल्जामात लगा रहे हैं कि जी सारा कुछ इस्टेब्लिशमेंट कर रही है, उनके लिए भी एक अच्छा मौका है कि वो अपने आप को इससे विड्रॉ करें और एक जेन्युइन प्रोसेस को चलने दें। जैसे लोग जिसको इलेक्ट करना चाहते हैं उनको इलेक्ट करने दें, और इलेक्शन को मुतनाज़ा ना बनाएं। क्योंकि मेरा अपना नुक्ता नजर यह है किसाना साहब, अगर ये इलेक्शन मुतनाज़ा हो जाएगा ना, तो एक नया बुरहान जन्म लेगा। वो क्रेडिबल पॉलिटिक्स को, सस्टेनेबल पॉलिटिक्स को और सस्टेनेबल इकोनॉमी के मुकाबले में एक नया सियासी इंतशार पैदा करेगा। क्योंकि देखिए, हुकूमत बनना इतना मसला नहीं है, हुकूमत बन जाएगी और आप वो भी बना लेंगे, इलेक्शन भी करवा लेंगे, लेकिन वो मौसर नहीं होंगे, इफेक्टिव नहीं होंगे, एक बात। दूसरी बात यह है कि ये जो फार्मूला दिया जा रहा है, एक कमजोर किस्म का कुलेशन, यानी मुझे कुछ लोग कह रहे हैं जी ज्यादा से ज्यादा लोग आजाद उम्मीदवार जीतेंगे, और वो आजाद उम्मीदवार बाद में जाएंगे मुख्तलिफ जमातों के अंदर। अच्छा, अब सवाल ये है, ये आजाद उम्मीदवारों को जिताना ये इतना आसान काम तो नहीं होता, इसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, इसमें बड़े ताने बाने, इसमें रंग भरने पड़ते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम एक कमजोर किस्म का कुलेशन बनाना चाहते हैं ऊपर। अच्छा, फिर ये कहा जा रहा है कि जी मरकज और पंजाब किसी एक पार्टी के पास नहीं होगा। ये सब फार्मूले अखबारात में और टीवी पे और टीवी टॉक शोज के अंदर गुफ्तगू में आ रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये खुद इस्टेब्लिशमेंट की शफाफियत के लिए, और वो अपने आप को गैर मुतनाज़ा बनाए इन सारे मामलात से, और कहें कि वो इन चीजों के साथ उनका कोई ताल्लुक नहीं है, और इलेक्शन को इलेक्शन की तरह देखें, और जो फैसला कौम करेगी हम उसके साथ खड़े होंगे, तब ये पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। और ये भी मैं आपको बताऊं, चीफ जस्टिस साहब का हुक्म अपनी जगह पर, लोग सवालात उठाएंगे, वो आपके प्रिंट मीडिया में भी उठाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी उठाएंगे, सोशल मीडिया में भी उठाएंगे, और पॉलिटिकल पार्टीज भी उठाएंगी, और वो सब ये सवालात उठाएंगे कि भाई ये इलेक्शन किस तरह का हो रहा है, इसमें शफाफियत क्यों नहीं है, इसमें ये फला क्यों नहीं है। अदालत होगी ना, जेन्युइन सवालात भी होंगे उसमें, कुछ जेन्युइन सवालात भी होंगे उसमें, कुछ पॉलिटिकल सवालात भी होंगे, लेकिन आप लोगों को सवालात से नहीं रोक सकते। अगर आपने सवालात से रोकना है लोगों को, तो आइन और कानून को इंश्योर करें कि वो अपनी हकीकी स्पिरिट के अंदर वो उसके ऊपर लागू हो, और लोग उसके मुताबिक आगे बढ़े, ताकि लोगों में सवालात ना पैदा हो।
और वो सवालात अगर पैदा हों तो वैसे उन्होंने रास्ता तो दिया है कि जाके अपने घर में अपनी अहलिया के साथ गुफ्तगू कर लें। वो तो एक अच्छा उन्होंने रास्ता दे दिया है, लेकिन अब मसला ये है कि जिनकी अहलिया नहीं है वो क्या करेंगे? अच्छा, अब ये मुझे हाँ, बताएँ, आपने रेड कार्पेट की बात की है। आपने एक और रेड कार्पेट आज देखा होगा, तस्वीर आपने देखी होगी, मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो अपने सुसर के वो जो कब्रिस्तान में गए और वहाँ पे कब्रिस्तान के अंदर रेड कार्पेट बिछा दिया गया। ये क्या सिकनेस है जी? ये मुझे समझ नहीं आई इनकी। देखिए, एक तो यह है कि मोहसिन नकवी साहब ने खुद वजाहत की है कि वो अपने किसी अजीज की कब्र पे फातिहा करने नहीं गए थे, और उनके बकौल ये शोदा की कब्रें थी, जो पुलिस शोदा है, हम उनकी कब्रों पे गए थे फातिहा करने के लिए। मैं मान लेता हूँ ये बात, क्योंकि वो बतौर चीफ मिनिस्टर बात कर रहे हैं, निगरान, तो यकीनी बात है कि बात ठीक होगी। लेकिन सवाल ये है कि जो तस्वीर है, अगर आप तस्वीर देखें हाँ, तो वो ग्रेव यार्ड की है ना, कब्रिस्तान की है। हाँ, तो ये हाँ, हाँ, कब्रिस्तान के अंदर चाहे वो पुलिस शोदा ही क्यों ना हो, ये रेड कारपेट बिछाने का जो अमल है ये क्यों है? और ये मैं आपको बताऊं, ये मोहसिन नकवी से ज्यादा मसले हमारी बिल्कुल, ब्यूरोक्रेसी के हैं, जो लोगों को शाह से शामिल ज्यादा शाह का वफादार बनाकर अपने आप को सुरखरू करना चाहती है। क्योंकि मैं सही बात। मोहसिन नकवी साहब को जानता हूं, किसाना साहब, वो बड़ी सादा तबीयत के आदमी है। आपने देखा वो बतौर चीफ मिनिस्टर भी जीन्स पहन के, टी शर्ट पहन के फिर रहे होते हैं। वो इस तरह के प्रोटोकॉल के अमूमी तौर पर आदी नहीं है। लेकिन यहां हमने इमरान खान के बारे में मैं जानता था, इमरान खान 2018 के आने से पहले प्रोटोकॉल का कोई उसको शौक नहीं था। लेकिन हाँ, जब ये हाँ, आए तो रियासत ने कहा नहीं जी, आपकी जान को खतरा है, तो ये होगा, तो वो होगा, वो होगा, हुँ, वो आप हुँ, प्रोटोकॉल लगा देते हैं। लेकिन अब सवाल ये है, एक ऐसा मुल्क जिसकी इकोनॉमी नीचे गई हुई है, जिसकी पॉलिटिक्स हाँ, नीचे गई हुई है, जहां लोगों की हालत ज़ात बहुत पतली है, वहां जब लोग इस तरह के ऑप्टिक्स देखते हैं ना, चाहे हुँ, वो आप शोधा को ही जा रहे हो, मैं उससे डिनाई नहीं करता, मैं वहीं तक की बात हाँ, महदूद करता हूं, तब भी ये ऑप्टिक्स ठीक नहीं है। और नहीं है इस ठीक, हाँ, ऑप्टिक्स में रिफ्लेक्शन ये आती है कि पाकिस्तान का हुक्मरान तबका एक शहाना अंदाज के साथ, बादशाहत के साथ, लग्जरीज के साथ साथ जो है ना, वो हुँ, ऑपरेट करना चाहता है। तो मैं ये समझता हूँ, ये जो लाल कारपेट है ना, ये ठीक, ये हाँ, हमारा हाँ, असल में पूरे पाकिस्तानी निजाम का एक माइंडसेट है। यहाँ जो हुँ, मोहल्ले के अंदर ज़कात कमेटी का चेयरमैन बनता है ना सर, उसके लिए हाँ, भी एक लाल कारपेट लगता है। और ये आर्मी चीफ हो, ये सदर पाकिस्तान हो, ये गवर्नर हो, ये वज़ीर आला हो, ये वजीर हो, ये चीफ जस्टिस हो, जजेस हो, उन सब के लिए देखिए ना। अब आप मुझे बताएं, जब आप गाड़ियों के जब वो गाड़ियों में जाते हैं तो आप हुँ, उनकी अपना इशारे रुकवा देते हैं, और सारी की हुँ, सारी ट्रैफिक पुलिस रुकवा देते हैं 15-15, 20-20 मिनट के लिए। ये भी वो लाल कारपेट ही है ना, ये भी वो कॉलोनियल ओके, माइंडसेट है ना, बादशाहत का सिकनेस है, माइंडसेट है, ताकि पता चले कि बादशाह सलामत की छोटे गाड़ी लोग जो हैं, है ना, वो आ रही है, प्रोटोकॉल जो है। तो मैं ये समझता हूँ ये पाकिस्तान की हुक्मरानी के निजाम के ऊपर एक धब्बा है, और जो कई बहुत बड़ा है। सदियों से चला आ रहा है। और जिन लेकिन जिन लोगों कोई ने भी इसको किया है हुक्मरान मेरे ख्याल उनको इससे सज़ा मिलनी बाहर चाहिए। निकलने के लिए तैयार नहीं होता। हुँ, हाँ, सही बात है। अच्छा, ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट जो डेवलपमेंट हुई है वो बड़ी अफ़सोसनाक है, जो कि ग्वादर का मैंने आपको बताया कि वो बड़ा एक ऐसा वाक़या हुआ है जिसमें 14 लोग जो हैं वो शहीद हुए हैं। फिर डीआई खान में वाक़या हुआ है। फिर अभी आज जो अर्ली मॉर्निंग में मियाँ वाली का जो ट्रेनिंग एयर बेस है, एयर फ़ोर्स का, वो अंडर अटैक हुआ है और सुना है कि वो तो फ़ॉइल कर दिया गया है कि उन्होंने उसको रोक लिया है। पता नहीं अब उसमें कितना नुकसान हुआ है। ये जो अचानक सिलसिला बढ़ गया है, क्या इसका ताल्लुक अफ़गान मुहाजिरीन की वापसी के साथ है जी? देखिए, एक हो सकता है रिफ्लेक्शन, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन तो पैदा हुई है, अनसर्टेनिटी तो हुँ, पैदा हुई है। कल आपने देखा होगा कि अफगानिस्तान से 2 वुज़रा ने बराह रास्त हुँ, ये बात की है कि पाकिस्तान का रवैया ठीक नहीं था, और हुँ, पाकिस्तान ने जिस तरीके का अंदाज इख्तियार किया है, वो लगता ही है कि पाकिस्तान अपना कोई गुस्सा निकाल रहा है। अपने हुँ, अंदरूनी हालात की ज़िम्मेदारी वो हम पे डालकर, या अफ़गानियों पे डालकर जो है ना, खुद को बचाना चाहता है। तो एक हाँ, अफ़गान हुकूमत की तरफ से भी रिफ्लेक्शन है, अफ़गानियों की तरफ से भी रिफ्लेक्शन है, और कुछ पाकिस्तान के अंदर लोग जो हैं वो भी ये समझते हैं कि ये इतना मुनासिब तरीका कार नहीं जो तरीका कार इख्तियार किया गया है। अब ये भी हुँ, एक रिफ्लेक्शन हो सकता है। लेकिन आप देखिए ना, पाकिस्तान के सिक्योरिटी के जो हालात हैं, और खास तौर पे जो केपीके का इलाका है, वहां तो सीरियस कंसर्न्स पहले से मौजूद हैं। हुँ, खुद मौलाना फजल रहमान ने कहा कि जनाब उनको भी ये खतरा है कि अगर वो इलेक्शन कैंपेन की तरफ जाते हैं तो उनके लिए भी बेशुमार मसाइल पैदा हो सकते हैं। अब हाँ, पाकिस्तानी फौज जो है, उसकी शोधा की एक लंबी तारीख है, और जिस अंदाज से हमारे शोधा जो है वो पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान की सलामती के लिए और पाकिस्तान के दिफा के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं, उसको रूल आउट तो नहीं किया जा सकता ना। लेकिन हुँ, अब ये सवाल ये है कि ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि आपका घर जो है वो ठीक नहीं है।
आपके घर के अंदर जिन चीजों पे आपको तवज्जो देनी चाहिए थी, आप चल पड़े हैं एक और मनूवरिंग के ऊपर और पॉलिटिकल एडवेंचर्स के ऊपर और पॉलिटिकल मुहिमजोई के ऊपर। अपनी मर्जी की हुकूमतें लाने और अपनी मर्जी की हुकूमतों को गिराने का जो खेल है उसने हमारी सियासत को भी तबाह किया, उसने हमारी मईशत को भी तबाह किया, उसने हमारे यहाँ इदारों को भी तबाह किया, उसने हमारे यहाँ जो है सिक्योरिटी के हालात भी खराब कर दिए। और आप एक सिंपल सा फार्मूला कसाना साहब सुन लें, जब आप सोसाइटी के अंदर या स्टेट के अंदर वैक्यूम क्रिएट करते हैं ना, वैक्यूम्स, तो उन वैक्यूम्स का फायदा उठाती हैं नॉन स्टेट एक्टर, जिनको हम कहते हैं जी ये टेररिस्ट हैं, एक्सट्रीमिस्ट हैं, जो यहाँ पर अपना एजेंडा फिर लेके आते हैं, क्योंकि आपका जो वैक्यूम है उनकी वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। तो अब आप वैक्यूम को फिल करें, राइट शॉट खेलें, राइट डायरेक्शन इख्तियार करें, राइट स्ट्रेटेजी अपनाएं, जिन इश्यूज पे तवज्जो देनी है, अपनी गवर्नेंस के इश्यूज पे, अपनी इकोनॉमी के इश्यूज पे, अपनी डेमोक्रेटिक वैल्यूज और ट्रेडिशनल्स को उसके ऊपर, और अपनी सिक्योरिटी के ऊपर, और अपने रूल ऑफ लॉ के ऊपर, इन चीजों पे अगर आप अपनी प्रायोरिटी और फोकस करें तो इन चीजों का मुकाबला हो सकता है। लेकिन अगर हम इन चीजों से हटके सब अपने अपने दायरा कार से बाहर निकलकर एक दूसरे के कामों में मुदाखलत करना शुरू कर देंगे और एक झींगा मुश्ती का माहौल हो जाएगा, वो उसके मामलात में और ये उसके मामलात में मुदाखलत करने बैठ जाएंगे, तो ना सियासत डेवलप होगी, ना मईशत डेवलप होगी, ना सिक्योरिटी डेवलप होगी। और ये मैं जो 14 से ज्यादा के करीब जो शोधा हमारे फौजी जवानों ने जिन्होंने शहादत दी है, मैं यानी कि दुख का, मुझे अफसोस का पहलू भी है, दुख का पहलू भी है। अल्लाह ताला उनके लिए जन्नतुल फिरदौस में उनके लिए जगह पैदा करे और उनके दर्जात के, उनके सब घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। क्योंकि देखिए ये बड़ी मेहनत के साथ ये सारा कुछ हो रहा है, और हमारे बॉर्डर पे बैठ के जो फौजी हजरात जिस अंदाज की कुर्बानियां देते हैं, इनकी को बड़ी लाजवाब दास्तान है। और जिस तरह से दहशतगर्दी का और एक्सट्रीमिज्म का मुकाबला हमारी अस्करी क़यादत ने और हमारे फौजी भाइयों ने किया है, उसको आप रूल आउट नहीं कर सकते। उनका जो इख्तिलाफ है, हमारा तो इख्तिलाफ ये है कि वो पॉलिटिक्स के मामलात में ना आए, लेकिन सिक्योरिटी के इश्यूज पे उनका रोल, और जिस तरह से पाकिस्तान की सलामती के मामलात है उसमें उनका रोल जो है वो कोई डाउट नहीं है उसके अंदर, और डाउट होना भी नहीं चाहिए। बेशक, इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं है। अच्छा, एक चीज मुझे जरा बताएं कि हफ्जाबाद में जो जलसा हुआ है आईपीपी का, उसके मुतालिक आप क्या कहेंगे? जहांगीर तरीन साहब ने कहा जी कि हमें सुपरस्टार की जरूरत नहीं है, सुपर सिस्टम की जरूरत है। वो इशारा तो वो इमरान खान की तरफ ही कर रहे थे। अब देखिए ना, उनका सुपर सिस्टम क्या है? उनका सुपर सिस्टम यह है कि ऐसा सिस्टम जिसपे एस्टैब्लिशमेंट का कंट्रोल हो, वो हमें चाहिए, ठीक है। और जब एस्टैब्लिशमेंट का कंट्रोल सिस्टम चाहिए तो उसकी छतरी के नीचे जो है वो जहांगीर तरीन भी खड़े हों, अलीम खान भी खड़े हों, नवाज शरीफ भी खड़े हों, शहबाज शरीफ भी खड़े हों, आसिफ अली जरदारी भी खड़े हों, और फजलुर रहमान भी खड़े हों, एमकेएम भी खड़ी हो। तो मेरा मतलब यह है कि पाकिस्तान को इस वक्त क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, इसका फैसला अगर आप पाकिस्तानी अवाम को करने दें तो ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी खिदमत होगी और पाकिस्तान का बहुत बड़ा भला होगा। ये आईपीपी जैसे, ये जो अपना इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी हो, ये जो फरूख अपना परवेज खटक की जैसी पार्टियां हैं, इन पार्टियों से पाकिस्तान की सियासत मुस्तहकम नहीं होगी बल्कि कमजोर होगी। उसकी वजह यह है कि जो हम सियासी जमातों में तोड़ फोड़ करते हैं और सियासी जमातों को कमजोर करके उनमें से नई सियासी जमातें निकालते हैं अपनी मर्जी और अपने मंशा के लिए, ये खेल ना पाकिस्तान में पहले फायदा दे सका है ना अब फायदा दे सकेगा। एक रियलिटी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, एक रियलिटी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, एक रियलिटी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। इन जमातों को चलने दे सर, इनके मुकाबले में ये जो मुहिमजोई और एडवेंचरिज्म के खेल हैं ये बंद करें। मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं, इनके पास तो अभी तक उम्मीदवार भी पूरे नहीं है, और इनके जलसों में जो लोग आ रहे हैं, जब वो माइक लेके फिरते हैं तो वो कहते हैं जैसे तो जलसा वेखन आया, वोट तो इमरान खान दा है, ठीक है ना। और यही मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि ये जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी वाले हैं या परवेज खटक वाले हैं, ये एक चीज को नजरअंदाज कर रहे हैं कि इस वक्त अवामी रद्द अमल क्या है, और ये चीज को नजरअंदाज कर रहे हैं कि ये जो 5,90,70,000 18 साल से 35 साल का नौजवान वोटर है ना, ये क्या सोच रहा है। मैं आपको बताऊं, अगर ये मामला ना होते तो ये इलेक्शन बहुत पहले हो जाते, आप अपनी मर्जी का नतीजा निकाल लेते। इस वक्त एक बिल्कुल रिफ्लेक्शन डिफरेंट है, मैं आपको बताऊं। और अभी मैं आपको ये भी बता दूं कि पीएमएलएन के अंदर भी एक बड़ी फ्रस्ट्रेशन चल रही है। दो तरह की फ्रस्ट्रेशन है। एक फ्रस्ट्रेशन ये है कि अगर एस्टैब्लिशमेंट ने अंधाधुंध हमारी हमायत ना की तो हम इलेक्शन नहीं जीत सके।
हाँ। एक बात। और अगर इन्होंने इमरान खान को लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए बाहर निकाल दिया उसकी पार्टी को, तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। और तीसरी उनकी मुश्किल ये है कि जो पार्टी के अंदर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और मरियम के दरमियान जो इस वक्त एक सियासी जागीर की लड़ाई है, खानदानी वो भी जागीर की लड़ाई है, उसकी रिफ्लेक्शन भी नजर आ रही है। आपने एक चीज बड़ी सही नोट बात। की होगी, जब से नवाज शरीफ साहब लंदन से आए हैं, जरा खामोश खामोश से हैं, कोई बहुत ज्यादा एक्टिव नजर नहीं आ रहे और कोई बहुत ज्यादा पुरजोश नजर नहीं आ रहे। कह रहे हैं कि वो इत्तेहादी जमातों से मिलेंगे। वो कल हमारे जिसे कहते हैं ना, पाकिस्तान का दौरा भी करेंगे। जो लोग नवाज शरीफ साहब से मिलते हैं ना, तो वो आके कहते हैं कि जी नवाज शरीफ साहब बहुत फिक्रमंद है। तो मैंने उनसे कहता हूं कि वो यकीनन फिक्रमंद है, लेकिन फिक्रमंदी उनकी ये है कि क्या मैं प्राइम मिनिस्टर बन सकूंगा, क्या मेरी बेटी चीफ मिनिस्टर बन सकेंगी, क्या इमरान खान को दबाया जा सकेगा। भाई उससे बाहर निकलने के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा ना, ये एक चीज देखनी होगी। और एक और नई ये भी डेवलपमेंट ये हो रही है, हाँ, एक और नई डेवलपमेंट ये हो रही है कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई के दरमियान फासले कम हो रहे हैं। और ये जो ये भी फासले है। कम हो रहे हैं, इसका ताल्लुक इलेक्शन इत्तेहाद से नहीं है, ना ये इंतखाबी इत्तेहाद होने जा रहा है। ये फासले इसलिए कम हो रहे हैं कि अब टारगेट नवाज शरीफ साहब होंगे, और ये लेवल प्लेइंग फील्ड की जो बुनियाद है, इसमें पीपल्स पार्टी पीटीआई की जो वॉइसेस होंगी, ये एक अच्छा खासा दबाव पैदा करेंगी इलेक्शन कमीशन पे, केयर टेकर पे और अदलिया पे कि जनाब ये वाला मामला नहीं चल सकेगा। जिस तरह से लाडले को नवाजने की कोशिश की जा रही है, और इलेक्शन के लिए इलेक्शन का माहौल बनना जरूरी है। कल भी पीपल्स पार्टी ने कहा है कि वो चाहते हैं कि जी पीटीआई के लोग जो है वो इलेक्शन में हिस्सा लें, उनके लिए रास्ता निकलना चाहिए। और यही बातें जब आज सब लोग कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल ये है कि ये जो महीना है नवंबर का, बस ये टर्निंग पॉइंट है डिटरमिन करने के लिए कि इलेक्शन जो है वो क्रेडिबल होगा या ये इलेक्शन से पहले ही अपनी हैसियत खो देगा। ठीक है। आखिर में एक और चीज जो आप बात कर रहे थे, फ्रस्ट्रेशन की वजह एक और ये भी हो सकती है कि नवाज शरीफ साहब को ये भी अब समझ आ रही होगी कि अब मैं पाकिस्तान में आ गया हूँ, हो सकता है वापस जाना मेरे लिए नामुमकिन हो। ये भी एक मसला हो सकता है। अच्छा, दूसरा फिर आखिर में मुझे बताएं, आखिर में सिर्फ मुझे थोड़ा सा एक कमेंट आपका मुझे चाहिए। ये जो हमारे एंकर हजरात हैं, हमारे जो भाई एंकर्स हैं, उनकी छुट्टियां हो रही हैं, मुस्तकिल कुछ जा रहे हैं, कोई वैसे छुट्टी पे जा रहा है, ये क्या हो रहा है जी पाकिस्तानी मीडिया में? चौधरी गुलाम हुसैन साहब को भी फायर कर दिया गया है, इसी तरह पहले लोग काफी 10 के देखिए करीब बात 11 यह के है करीब कि मेरे ख्याल जा चुके अब क्योंकि 8 फरवरी को इलेक्शन होना है ना, 8 फरवरी को इलेक्शन होना है, तो इलेक्शन से पहले मीडिया का एक बड़ा रोल है नैरेटिव बिल्डिंग के कॉन्टेक्स्ट में, मोमेंटम बनाने के कॉन्टेक्स्ट में। तो ये जो पीटीआई के जो हामी इस वक्त एंकर्स हैं, वो काफी अरसे से अताप का शिकार है, और उनको वो आजादी वो उस तरह की नहीं है जिस तरह की आजादी उनको पहले हासिल थी। और ये दूसरी तरफ के एंकर्स हैं जो प्रो नवाज शरीफ हैं, उन्होंने भी ये अताप देखा है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं देखा, उनके साथ भी ये मामला चलते रहे हैं। अब ये जो है इस वक्त प्रो पीटीआई के जो लोग हैं, उनको भी ये मामला देखना पड़ रहा है। अच्छा, आप देखें चैनल के जो मालकान है ना, उनके बिजनेस इंटरेस्ट है सर, वो किसी आइडियोलॉजिकल लड़ाई के अंदर नहीं इन्वॉल्व। अब उनको कहा जा रहा है कि फलां को साइडलाइन कर दो, तो फलां को साइडलाइन कर दो, और इसमें एस्टैब्लिशमेंट से ज्यादा खेल जो है वो हमारी जो बहन है मरियम नवाज साहबा, उनका भी ये बड़ा महबूब तरीन मशगल है। वो कहती हैं चैनलों को कि जी उसको जरा फारिग कर दें, इसको पीछे ले जाएं, उसको आगे ले जाएं, उसको ले आए। लेकिन मैं आपको एक नई बात बताना चाहता हूं, ये जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है ना सर, ये अब इलेक्शन के ऊपर उस तरह से असरअंदाज नहीं होगा जिस तरह से डिजिटल मीडिया असरअंदाज होगा। अच्छा, अभी 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 आप देखिएगा, मैं मुझसे खुद बेशुमार ग्रुपों ने राब्ता किया है, डिजिटल मीडिया के ग्रुपों ने, जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक टीवी के लोग एंकरों से और तजकियाकारों से राब्ते कर रहे हैं। अब डिजिटल कैंपेनें आ रही हैं इलेक्शन के हवाले से, और उनके अपने प्रोग्राम चलेंगे, जैसे आप और मैं इस वक्त प्रोग्राम कर रहे हैं। अब वो लोग उन लोगों को इंगेज कर रहे हैं, तो चौधरी गुलाम हुसैन की आवाज आप वहां तो बंद कर देंगे, काशिफ अब्बासी साहब की आवाज बंद कर देंगे, लेकिन ये जो डिजिटल मीडिया है उसके अंदर से ये वॉइसेस आएंगी, और नौजवानों की जो सबसे बड़ी एक्सेस है वो डिजिटल मीडिया के ऊपर है सर इस वक्त। तो इसलिए ये काउंटर जो स्ट्रैटेजी बनी हुई है कि डिजिटल मीडिया कैन प्ले अ वाइटल रोल कंपेयर टू हमारा फॉर्मल मीडिया। मुझे ये लगता है कि ये हथियार कामयाब नहीं हो सकेंगे। और आप देखेंगे, ये बात मैंने बहुत पहले लिखी थी किसाना साहब को, 1.5-2 साल पहले, कि अगला इलेक्शन जो है वो डिजिटल मीडिया के ऊपर लड़ा जाएगा, और डिजिटल मीडिया रेलिवेंट हो जाएगा, डिजिटल मीडिया इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आप जिस तरह से मुझे बात करने का मौका दे रहे हैं, ये इस तरह के मौके और निकलेंगे।
और अब वो डिटरमिन करेगा कि इलेक्शन का जो माहौल है उसमें कितनी ट्रांसपेरेंसी है। आप वहां तो दबा देंगे, लेकिन डिजिटल मीडिया के लोगों को दबाया नहीं जा उसमें कैसे सकेगा। दबाएँगे? तो मुझे लगता बिल्कुल है कि सही। आप इस इलेक्शन के अंदर एक नया मीडिया का जो नई ट्रेंड है ना डायनामिक्स जी, आएँगी। वो आप देखेंगे, नई जहतें जी, देखेंगे, नया अंदाज देखेंगे। और ये सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो के कंट्रोल तक नहीं है, उससे बाहर भी आपको बहुत सी चीजें देखने को मिलेंगी। चलें। चलें, इसको हम फ़ॉलो करते रहेंगे। सलमान भाई, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर योर इनसाइटफुल एनालिसिस और जल्दी मुलाकात होगी जी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू जी। थैंक यू।